इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Importance of being earnest by Oscar Wilde. Past paper till 2019 Supply Drama 1 का आपका पेपर है. Let's start. 2019 सप्ली का पेपर है. Analyze the gender reversals in this text. Does the feminized Lord Bracknell foreshadow what Jack and Algernon may become? Are males or female more passive dominated in this play? The importance of being earnest की रूह से आपने gender roles का बताना है. Gender roles में importance of being earnest में हमने हर चीज का रिवर्सल देखा. जेंडर रोल्स क्या होते हैं? मेल का रोल क्या होता है कि वो हमेशा डोमिनेटिंग रहता है. फीमेल का रोल क्या होता है कि वो हमेशा शर्माई हुई, घबराई हुई, झुकी हुई, ताबेदार किस्म की. ठीक है, ये सारे जेंडर रोल्स के वो कन्फाइन होती है अपनी होम ड्यूटीज एंड दिस एंड दैट. लेकिन वो कहता है यहाँ पे कि एनालाइज द जेंडर रिवर्सल्स. मैं आपको बार बार कर रही थी कल इन्वर्जन्स या रिवर्सल ऑफ मैनर्स. ये जो इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट है, दैट इज बेसिकली द कॉमेडी ऑफ मैनर्स, जिसके अंदर हर चीज का रिवर्सल दिखाया गया है. इसके अंदर आपको ट्राइवियल जो है वो सीरियस करके और सीरियस ट्राइवियल करके दिखाया गया. मोर ओवर इन्होंने जेंडर्स भी रिवर्सल में बताया. अब वो कहता है कि डज द फेमिनाइज लॉर्ड ब्रैकनल. लॉर्ड ब्रैकनल कौन था? जैक और एल्गरनॉन का बाप था, जिसकी डेथ हो चुकी होती है. ठीक है, लॉर्ड ब्रैकनल और जो है ये जो लॉर्ड ब्रैकनल था एक्चुअली ये ग्वेंडोलन का फादर था. और वो कहते हैं कि क्या ये जो फेमिनाइज्ड लॉर्ड ब्रैकनल था वो फोरशैडो करता था व्हाट जैक एंड एल्गरनॉन में बिकम. कि जो लॉर्ड ब्रैकनल था वो बनने जा रहा था जो कि वो था जो कि जैक और एल्गरनॉन में बिकम, जो जैक और एल्गरनॉन बनने जा रहे थे. आर मेल्स और फीमेल आर मोर पैसिव डोमिनेटेड इन द प्ले. अच्छा, इसमें से बताएं कि मेल और फीमेल्स जो है वो ज्यादा पैसिव या डोमिनेटेड हैं इस प्ले के अंदर. ठीक है, आपने ये बताना है कि कौन डोमिनेटिव था और कौन पैसिव था. अब यहाँ पे देखिए, लॉर्ड ब्रैकनल जो है नॉर्मली वो अपने कमरे तक ही कन्फाइन रहता था, वो टेबल पे नहीं आता था, जस्ट बिकॉज कि उसकी जो बीवी थी वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग थी. लेडी ब्रैकनल जो थी वो इंतहा की डोमिनेटिंग खातून थी. वो हर वक्त मैनर्स, मैनरिज्म, दिस एंड दैट. एंड नॉर्मली आप ये देखें कि हमें घर में बीइंग अ मदर हम लोग एडवाइसेस पे ज्यादा जोर देते हैं, जिससे हमारे बच्चे हमसे भागना शुरू कर देते हैं और उनके साथ हम बातचीत कम करते हैं. हमें बस यही होता है, ये नहीं करो, वो नहीं करो, फलाना नहीं करो, ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ये करो, वो करो. इन चीजों पे हमारा ज्यादा जोर होता है रादर देन कि उससे क्या होता है कि आपका एक डोमिनेटिंग इफेक्ट आना शुरू हो जाता है. तो लेडी ब्रैकनल इज द सेम थिंग. और इसी तरीके से जो लॉर्ड ब्रैकनल हैं उनके अंदर एक फेमिनिज्म थी जो कि ओवरशैडो करती थी जैक और एल्गरनॉन को. जैक और एल्गरनॉन का जो कैरेक्टर है वो बेसिकली एक ऐसा कैरेक्टर था जो कि स्पेशली जैक का जो कैरेक्टर था उसकी और ग्वेंडोलन की बातों को देखते हुए हमें ये अंदाजा होता है कि जैक जो है वो हेजिटेंट था, हालांकि खवातीन हेजिटेंट होती हैं. ठीक है, जैक जो है वो अभी प्रपोज करते हुए डर ही रहा होता है और ग्वेंडोलन जो है वो फौरन से उसको जो है मतलब बता देती है कि मतलब शी इज इंटरेस्टेड इन हिम एंड दिस एंड दैट सारा कुछ. तो इसके अंदर हम देखेंगे कि जैक और एल्गरनॉन जो है वो बनने जा रहे थे, वो फोर शेडो थे लॉर्ड ब्रैकनल का, क्योंकि लॉर्ड ब्रैकनल भी एक ऐसी खातून जो कि डोमिनेटिंग थी, उसके अंडर ही रह के अपनी सारी जिंदगी गुजार रहे थे. तो जैक और एल्गरनॉन भी दो औरतों के पीछे कि सिर्फ वो इस वजह से अपना नाम चेंज करने जा रहे थे कि उनकी जो होने वाली, उनकी जो एंगेज हैं खवातीन, जो उनकी फियांसीज हैं, तो वो जो है एक ऐसे मर्द से शादी करना चाहती है जिसका नाम अर्नेस्ट हो. ठीक है, तो दैट्स वाई ये दोनों हर वो ख्वाहिश जो कि इनकी होने वाली बीवियां चाहती हैं वो पूरी उनकी करना चाहते हैं. और इनकी दोनों की बातों से यही लगता है कि ये दोनों जो हैं, इन दोनों के अंदर इन दोनों का एक फेमिनाइज्ड कैरेक्टर है, स्पेशली जैक का.
और जैसे जैक जो है वो उसकी जो है जब तक उसको ग्वेंडोलन कहती नहीं है तो वो झुक के उसको प्रपोज नहीं करता, यानी कि उसको सारे मैनर्स ईच एंड एवरीथिंग जो जो ग्वेंडोलन कहती है वो वैसे वैसे ही करता है। हालांकि नॉर्मली ये खवातीन की आदत होती है कि उसका होने वाला शोहर या शोहर उसको जो भी कहता है वो वैसे ही करता है। मोर ओवर ग्वेंडोलन जो है वो जैक की आंखों की तारीफ करती है और उसके नाम अर्नेस्ट की तारीफ करती है। और जैक जो है वो भी उन्हीं दो चीजों में खो जाता है कि शायद यही दो चीजें हैं मेरे अंदर जो बड़ी खूबसूरत हैं और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक जेंडर रोल्स के बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ रही थी, इसको देखिएगा क्लास। क्वेश्चन लिखा है, टू व्हाट एक्सटेंट इज द जेंडर द मेन कॉमिक क्रिएटर इन द प्ले ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, कि किस हद तक यहाँ पे जो है जेंडर रोल जो है वो दिखाया गया है और इस कॉमेडी के अंदर। अच्छा जी, कॉमेडी ओरिजिनेटेड इन 6th century BC in ancient Greece as the Dionysian festival. डायनोसियन फेस्टिवल मैंने आपको बताया था, ग्रीक्स का जो फेस्टिवल होता था वहाँ पे ये ड्रामा जो है वो किया करते थे, परफॉर्म किया करते थे। कॉमेडी वाज फर्स्ट डिजाइन टू प्रोवोक लाफ्टर एंड टू एंटरटेन द ऑडियंस. The ancient Greeks used the word comedy to describe a play with a happy ending, much the same as the play The Importance of Being Earnest. The play uses element of all old comedy. For example, it is a satire of the Victorian era that is importantly applied through the use of gender and role reversal. ठीक है, रिवर्सल रोल दिया गया था, रिडिक्यूल टू एक्सपोज ट्रेडिशनल जेंडर वैल्यूज. इट आल्सो वेव्स इन स्ट्रैंड्स ऑफ न्यू कॉमेडी वेयर यंग लवर्स टिपिकली अंडरगो अनलेस विसिट्यूड्स. ठीक है, ये जो यंग लवर्स थे ये टिपिकली एंडलेस विसिट्यूड में चले जाते हैं. The Importance of Being Earnest is a well-made play produced in the late Victorian era that uses traditional gender roles and turn them on their head. और उनको वो उल्टा turn them on their head यानी कि उनको रिवर्सल में शो करते हैं, रोल रिवर्सल टू क्रिएट कॉमेडी. ठीक है, वेल मेड प्ले जो है वो एक्चुअली ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स के ऊपर ही होता है और जो है उसको बिल्कुल रिवर्सल शो करते हैं टू क्रिएट कॉमेडी. इट पुट्स characters such as Lady Bracknell in positions of power by showing that the males in the play, Jack and Algernon, can be irresponsible and are inferior when it comes to decision making. It shows that this is a creator of comedy. जैक और एल्गरनॉन जो है वो इररेस्पॉन्सिबल और इन्फीरियर होते हैं व्हेन इट कम्स टू डिसीजन मेकिंग. हालांकि खवातीन जो हैं वो डिसीजन मेकिंग में क्या होती हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है, नहीं समझ आती ना कौन सा कपड़ा खरीदे. It shows that this is a creator of comedy because of the time of production. It was very much a man's world and women were subordinate and uncontrolled. और ये जो है ज्यादातर क्या होता है इंसान की दुनिया और वीमेन जो है वो एक्चुअली ये एट दैट टाइम ऑफ प्रोडक्शन इट वाज वेरी मच अ मैन्स वर्ल्ड. मतलब उस वक्त की जो दुनिया थी वो एक मर्द की दुनिया थी, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी और औरत जो होती थी वो क्या होती थी, सबऑर्डिनेट होती थी और अनकंट्रोलिंग होती थी. The act of role reversal and use of gender makes a mockery of what is unnatural. One said C.L. Barber, festive comedy, who summed up what comedy is very well, especially reliable to the importance of being earnest. And from the opening act, we can see this very clearly through the character of Lady Bracknell, who embodies a very paternal and dominating role. When you do become engaged to someone, if your father should his health permit. और वो कहती है उसको क्या है कि when you do become engaged to someone, कि तुम उस वक्त किसी से शादी करोगी या engage होगी जब तुम्हारे फादर की हेल्थ उसको शो करेगी. यानी कि एक्चुअली उसका फादर जो है वो डोमिनेटिंग इंसान नहीं था और उसकी हेल्थ भी कोई इतनी खराब नहीं थी, बल्कि वो अपनी बीवी से डरता था कि उसकी हेल्थ ने उसको परमिट नहीं करना था. उसकी बीवी जब तक उसको परमिट नहीं करेगी तब तक जो है उसकी बेटी ग्वेंडोलन की उसकी शादी नहीं होगी. Immediately, Lady Bracknell speaks of herself before acknowledging her husband. ठीक है, वो सबसे पहले अपने हस्बैंड को बताने से पहले किसकी बात करती है, वो पहले अपने उसकी बात करती है कि भाई मैं मानूंगी तो फिर वो मानेगा. which in turn lead us believe she would make decision without consulting her husband. It means
कि वो विदाउट कंसल्टेशन ऑफ हस्बैंड जो है वो डिसीजंस लेती है। दूसरी बात, उसका जो हस्बैंड हर वक्त कमरे में बंद रहता था, इट मीन्स कि घर में उसकी कोई नहीं चलती थी और सारे जो डिसीजंस जो हैं वो उसकी बीवी ही लेती थी कि डिनर पे किसको बुलाना है, टेबल पे किस तरह किसी को बिठाना है और ये वो सारा कुछ। तो मिस्टर ब्रेकनल जो है, लॉर्ड ब्रेकनल, बेसिकली वो एक जो है डोमिनेट मतलब एक बिल्कुल ही डोमिनेटेड किस्म का इंसान था, जिसको सॉरी जिस पे उसकी बीवी जो है वो डोमिनेट कर चुकी थी। We also get the impression that due to bad health, Lord Bracknell does not make himself public. Therefore, Lady Bracknell takes on his role. और उसकी बैड हेल्थ की वजह से वो पब्लिक में अपना रोल प्ले नहीं कर सकता था, इस वजह से लेडी ब्रैकनल ने उसका ये रोल लिया था। We this role swap almost instantaneously. This creates comedy by taking traditional gender values and turn them on their head to create exaggeration and confusion, as it is not what you would expect. Lady Bracknell also comment on education. Education produces no effect. This shows the women of Victorian society, as the women at that time would not have any interest in education as men would have done. उसका जो लॉर्ड ब्रेगनल था वो हर वक्त अपने कमरे में बैठ के किताबें पढ़ता रहता था, जबकि लेडी ब्रेगनल का कोई भी जो है इंटरेस्ट नहीं था। दिस इज रादर आयरॉनिक एज शी इज प्लेइंग आउट अ मेल रोल। और ये भी आयरॉनिक था कि वो एक जो है मेल रोल प्ले कर रही थी। अब आती है बात जैक और एल्गरनोन की, जो कि हमारा क्वेश्चन था। हमारे क्वेश्चन के अंदर अगर हम जैक और एल्गरनोन की बात करें तो जैक और एल्गरनोन आर द सेम केसेस जो कि लॉर्ड ब्रेकनल जो है वो कर रहा था एट दैट टाइम, जो वो प्ले कर रहा था। अल्टीमेटली जो है अब जो है इसका भी जेंडर रोल तकरीबन ऐसा ही होना था। तो ये जो है सारी चीज़ें जो है इसके अंदर आप लिखेंगे कि वो दोनों जो हैं वो इंतहा के हेजिटेंट किस्म के इंसान थे। ठीक है, बिल्कुल उल्टा उनको वो दे दिया गया था, जेंडर रोल दे दिया गया था। और स्पेशली इन द केस ऑफ द जैक, जैक जो है वो एक ऐसा इंसान था जो कि अपने शहर अपने गांव में फुली रिस्पॉन्सिबल था, लेकिन जब वो उन रिस्पॉन्सिबिलिटी से थक जाता था तो वो कहाँ जाता था, वो शहर में जाता था। लेकिन इन केस ऑफ देयर लवर्स, जो कि उस वक्त का एक्चुअली जो सोसाइटी थी वो तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, लेकिन इन्होंने इसको वाइस वर्सा दिखाया कि यहाँ पे फीमेल्स जो हैं वो डोमिनेटिंग है और जो मेल्स हैं वो जो है फीमेल्स डोमिनेटेड हैं और मेल्स जो है वो डोमिनेटिंग है। ठीक है, तो उनके ऊपर डोमिनेट कर गई हैं लेडीज और वो जो है उनके कहने पे सब कुछ करने को तैयार हो गए हैं। उसके बाद 2019 annual, it is more of language and less of situation which creates humor in Oscar Wilde. और वो फिर दूसरी बात करता है कि ये ज्यादा लैंग्वेज है और लेस ऑफ सिचुएशन है, जो कि ह्यूमर क्रिएट करता है ऑस्कर वाइल्ड में। इसमें आपका सीधा का सीधा आंसर आना है वो आप लोगों का विटी रिमार्क्स वाला जो क्वेश्चन आप लोगों को करवाया था। अब यहाँ पे जो हमारी लैंग्वेज थी उसके अंदर क्या क्या चीजें उसने यूज की थी, उसने ह्यूमर, विटी रिमार्क्स, पैराडॉक्सेस, रिवर्सल ऑफ कैरेक्टर्स उसने कॉमेडी के थ्रू दिखाया था। ठीक है, और इसके अंदर कॉमेडी का फार्स थी और इस लैंग्वेज के थ्रू ही दिखाया गया कि ट्राइबल थिंग्स जो है सीरियस करके और सीरियस को जो है ट्राइवियल करके थ्रू लैंग्वेज दिखाया गया रादर देन द एक्शन। ठीक है, उस लैंग्वेज के थ्रू हमें वो सारा कुछ पता चला था और जिसने क्रिएट किया था ह्यूमर इन ऑस्कर वाइल्ड। ठीक है, तो आप लोगों ने ये बताना है प्रूव और रिफ्यूट द स्टेटमेंट बाय रेफरिंग टू इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। ठीक है, कैसी लैंग्वेज यूज हुई थी बताइए पॉइंट्स, एनीवन क्लास? कुछ तो मैंने बता ही दिया। और लैंग्वेज में बेटा क्या क्या यूज हुआ था? विट, ह्यूमर, आयरनी, सटायर, मॉकरी। ठीक है, और वो डायमिन्यूटिवनेस। हाँ जी राबिया। मैम उसमें वो है एपिग्राम्स हैं, एपिग्राम्स पैराडॉक्सेस हैं। हाँ जी, पैराडॉक्सेस हैं। बिल्कुल, काफी उसकी जितनी भी लैंग्वेज थी वो सारी उसने ह्यूमरस वे में ही बयान की थी और इसके अंदर ये सारे ठीक है, लैंग्वेज है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। पन्स हैं, पन्स भी थे, पंज हैं जी। फंस थे। अच्छा जी, उसके बाद 2018 supply and Oscar Wilde play The Importance of Being Earnest. By the end of the play, has Jack really learned the importance of being earnest? क्या जैक को एंड पे जाके ये एहसास हो गया था अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट?
हाँ जी। अच्छा जी, सीमाब ने कहा है कि उसको एहसास हो गया था कि भाई अर्नेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा बताएं अर्नेस्ट का क्या किस तरीके से जरूरी है? हाँ जी आयशा। मैम मैंने जो मुझे समझ आई थी इसमें उसने कहा था कि एंड में जैक जो है वो कहता है कि मैंने क्योंकि जो ट्रिवियल चीजें थी उनको इम्पोर्टेंस दी थी अपनी जिंदगी में, तो अब मुझे अंदाजा हुआ कि ट्रिवियल चीजों से रिलेटेड मतलब अर्नेस्ट होना कितना इम्पोर्टेंट रखता है। अच्छा कि उसको अर्नेस्ट होना जरूरी है, उसका अर्नेस्ट होना कितना जरूरी है। अच्छा इसमें ना 2 पॉइंट्स के हिसाब से लिखेंगे आप। उसको ये तो एहसास हो गया था कि बाय नेम उसका अर्नेस्ट होना कितना ज्यादा जरूरी है, लेकिन उसको ये एहसास नहीं था कि बाय कैरेक्टर उसका अर्नेस्ट होना कितना जरूरी है। ठीक है, एक है अर्नेस्ट बाय नेम और एक है अर्नेस्ट बाय द कैरेक्टर। अब इस पूरे ड्रामा के अंदर जो है अगर हम देखें तो जैक और जितने भी कैरेक्टर थे वो अर्नेस्ट नेम के पीछे भाग रहे थे, क्योंकि एक अर्नेस्ट ही नेम था जिसके थ्रू उन सारों के काम होते थे थ्रू आउट द ड्रामा। जैसे हम स्टार्टिंग में देखते हैं तो जैक जो है वो कहीं अपना नाम अर्नेस्ट रख बैठता है जस्ट क्यों कि वो लंदन आता है अपने एक दोस्त से मिलने, और ग्वेंडोलन जो है उसका एक ख्वाब होता है कि उसकी शादी हो एक अर्नेस्ट नामी बंदे से। एंड फाइनली ही हैज डिसाइडेड एट द एंड कि नाउ उसके लिए अर्नेस्ट जो नाम है वो रखना क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज उसकी जो है ग्वेंडोलन से शादी नहीं होगी। तो सिर्फ ग्वेंडोलन से शादी करने के लिए उसके लिए अर्नेस्ट का नाम होना तो बहुत जरूरी था, लेकिन इस पूरे ड्रामा के अंदर किसी को ये एहसास नहीं था कि बीइंग कैरेक्टर जो है अर्नेस्ट होना कितना ज्यादा जरूरी है। बेसिकली यहाँ पे किसी को एहसास ही नहीं था कि कैरेक्टर वाइज अर्नेस्ट होना कितना जरूरी है। तो दैट इज द मेन थिंग कि हर कोई वो कहते हैं ना किरदार का गाजी, इकबाल बड़ा उपदेशक है मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया किरदार का काजी बन ना सका। तो दैट इज द थिंग कि वो गुफ्तार के भाई उनको सिर्फ एक शौक था कि इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट में, कि उनको सिर्फ उस नाम को रखने तक ही वो दोनों महदूद थे, रादर देन के वो बाय किरदार भी वो कोशिश करते कि हम जो है हमें मतलब हमें ये इस तरह का कुछ करना है कि हम बाय किरदार भी जो है ना वो अर्नेस्ट बन जाए। तो अर्नेस्ट बनने को बाय किरदार कोई तैयार नहीं था, तो इस लिहाज से देखा जाए तो बाय नेम तो उसको इस चीज की इम्पोर्टेंस का अंदाजा हो गया था कि उसके लिए अर्नेस्ट होना कितना जरूरी है, लेकिन बाय कैरेक्टर अगर उसको अर्नेस्ट होना पड़े तो उसको वहां पे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। वो पूछ रहे हैं वाई और वाई नॉट। आप इस स्टेटमेंट को किस हद तक डिफेंड करेंगे और किस हद तक आप इसको रिफ्यूज करेंगे। तो एट द एंड ऑफ द प्ले जैक रियली लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, कि वो नाम उसके लिए रखना इतना जरूरी था कि वो बैप्टिज्म तक पहुंच गया था कि मुझे बैप्टाइज कर दो लेकिन मेरा नाम किसी तरह अर्नेस्ट रख दो। और एट द एंड उसका नेम जो है वो अर्नेस्ट ही था, और वो फाइनली वो अर्नेस्ट नाम की वजह से ही अपनी फैमिली से जाके मिलता है। अर्नेस्ट नाम की वजह से ही उसकी जो है शादी जो है, जब डिस्कवर होता है कि उसका नेम अर्नेस्ट है तो उसकी ग्वेंडोलन से फाइनली शादी हो जाती है। और अर्नेस्ट नाम की ही वजह से उसको जो है दुनिया में एक स्टेटस मिल जाता है, उसको एक खानदानी नाम मिल जाता है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट जो है वो बेसिकली जैक को सबसे ज्यादा सूट करती है कि एट द एंड उसका नेम तो की तो इम्पोर्टेंस अर्नेस्ट को एहसास हो जाता है, लेकिन द मेन थिंग क्योंकि ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, मैनर्स के ऊपर कॉमेडी की गई है कि इन मतलब इनवर्डली और स्पिरिचुअली अर्नेस्ट होने पे किसी को कोई इस पूरे ड्रामा के अंदर कोई भी स्पिरिचुअली अर्नेस्ट नहीं होना चाहता था, बल्कि सिर्फ जो है बाय नेम जो है वो अर्नेस्ट होना चाहता था। उसके बाद 2018 ने एक्सप्लोर ऑस्कर वाइल्ड प्ले द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट एज अ कॉमेडी। ये तो बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो हम वैसे ही कर चुके हैं। और कॉमेडी किसे कहते हैं कि जहाँ पे मतलब जो कि एक फार्स होता है, कैरेक्टर्स को ह्यूमरस वे के अंदर बयान किया जाता है और उनकी जो फॉलीज हैं उसको एक्सप्लॉइट करके बयान किया जाता है कि लोगों की हंसी फूट पड़ती है। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल
of Oscar Wilde play the importance of being earnest? Significance आपने बतानी है of importance. क्या significance थी टाइटल की importance of being earnest? उसकी मेन जो सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल है वो यही था कि हर बंदा जो है वो नाम के पीछे पड़ा हुआ था रादर देन के कैरेक्टर। तो टाइटल है ही ये कि इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट के बजाय इसके कि हर इंसान जो है वो उस नाम के खोज में लगा हुआ था कि जी नाम ही है, चाहे वो लड़कियां हैं चाहे वो लड़के हैं, लेकिन अर्नेस्ट होना किसी के, यहाँ तक कि लेडी ब्रैकनेल ने भी जब अपनी बेटी के लिए शादी करनी थी जैक के साथ, और लेडी ब्रैकनेल को तो नहीं पता था कि इसका रियल नेम जैक है, लेकिन लेडी ब्रैकनेल के लिए उसका जो है बाय किरदार अर्नेस्ट होना जरूरी नहीं था कि उसका जो होने वाला दामाद है वो बाय किरदार भी अर्नेस्ट है या नहीं है, बल्कि वो उससे हर वो चीज इंक्वायर करती है जो कि मटीरियलिस्टिक होती है, वो उससे बिल्कुल भी नहीं पूछती। यहाँ तक कि वो जब उससे ये पूछती है कि तुम स्मोकिंग करते हो, तो वो आगे से कहता है हाँ मैं स्मोकिंग करता हूँ, तो लेडी ब्रैगनेल आगे से उसको कहती है हाँ स्मोकिंग तो बहुत अच्छी चीज होती है। यानी कि एक अर्नेस्ट इंसान, एक साफ सुथरा इंसान जो है वो तो स्मोकिंग भी नहीं करता। तो इन केस अगर हम ये देखें कि जैक को क्या एहसास था कि उसको सोफिस्टिकेटेड होना है, सोबर होना है, लॉयल होना है, तो अगर लॉयलिटी के लिहाज से देखा जाए तो वो अपनी लवर से झूठ बोल रहा होता है कि उसका नाम जो है वो अर्नेस्ट है। और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इनवर्डली वहां पे कोई भी अर्नेस्ट नहीं था, लेकिन आउटवर्डली ईच एंड एवरीवन वांट्स टू बी द अर्नेस्ट, ठीक है, वांट्स टू बी कॉल्ड एज अर्नेस्ट, कि हर कोई चाहता था कि हमें हर कोई झुक के सलाम करे, हमें हर कोई अर्नेस्ट समझे। ठीक है, अर्नेस्ट का बेसिक मीनिंग क्या है कि आप सोफिस्टिकेटेड हो, आप लॉयल हो, आपको जो है मतलब एक आपकी एमिनेंट पर्सनैलिटी हो, तो ऐसे इंसान को अर्नेस्ट कहा जाता है। बाय डिक्शनरी मीनिंग्स इसके इस तरह के कई मीनिंग्स आ जाएंगे आपके सामने। तो सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल अगर हम देखें तो हर इंसान, चाहे वो लवर्स हैं चाहे वो बी लव्ड हैं, सब के सब जो हैं वो एक नाम है और वो अर्नेस्ट है, या वो अपनी पर्सनालिटीज को शो तो कर रहे हैं कि दे आर अर्नेस्ट, बट इनवर्डली दे आर नॉट द अर्नेस्ट वन। लेडी ब्रैकनेल जो है वो अपने मैनर्स के थ्रू ये शो करने की कोशिश करती है कि आई एम द अर्नेस्ट वन, ठीक है, और वो आई एम द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड, शी रिब्यूक्स एंड एवरीवन ऑन टेबल मैनर्स एंड दिस एंड दैट, यहाँ तक कि वो हर चीज पे जैक को भी रिब्यूक करती है, अपने भतीजे को भी रिब्यूक करती है, लेकिन फाइनली होता क्या है कि अर्नेस्ट इनवर्डली उसमें से कोई भी नहीं निकलता। ठीक है, हर चीज वाइस वर्सा हो जाती है। नाम तो एक अर्नेस्ट जैक एट द एंड जो है वो हीरो कंसीडर किया जाता है क्योंकि जैक इज द अर्नेस्ट, लेकिन वो भी बाय नेम ही अर्नेस्ट निकलता है। बाय किरदार अगर देखा जाए तो दे आर स्पिरिचुअली होलो पर्सनैलिटीज एंड दैट इज बेसिकली द कॉमेडी ऑफ मैनर्स। ठीक है, तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स में हमेशा हर चीज उलट करके बताई जाती है। Who is your favorite character in Oscar Wilde play The Importance of Being Earnest? Justify your answer. आपका favorite character कौन सा है? Year 2003 का पेपर है। It is said that Oscar Wilde plays are apparently light-hearted, but they contain strong element of serious feeling in their attack on society. Whose code is intolerant, but whose intolerance is hypocritical? Discuss. और वो कहता है कि प्लेस जो है अपेरेंटली लाइट हार्टेड है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट ऑफ सीरियस फीलिंग्स जो है वो इन देयर अटैक ऑन सोसाइटी। ठीक है, वो देखने में तो प्ले जो है वो लाइट हार्टेड है, लगता है ह्यूमरस वे में है, लेकिन सोसाइटी के ऊपर बहुत पंजेंट अटैक हो गया। Whose code is intolerant? जिनका जो कोड था वो इंटॉलरेंट था, बट whose intolerance is hypocritical? लेकिन जिनका कोड तो इंटॉलरेंस था, बेसब्री था, लेकिन उनकी इंटॉलरेंस भी हाइपोक्रिटिकल थी। ठीक है, उनकी जो बेसब्री थी वो भी हाइपोक्रिटिकल थी। ठीक है, एक ऐसी सोसाइटी के ऊपर अटैक है जिनका कोड इंटॉलरेंस है, लेकिन उनकी इंटॉलरेंस भी हाइपोक्रिटिकल है। तो बेसिकली ये विक्टोरियन इरा के ऊपर, विक्टोरियन सोसाइटी के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स है। उनकी ये जो अरिस्टोक्रेटिक लेडीज हैं स्पेशली, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक है। अगर हम इस प्ले को जो है कैरेक्टर वाइज अगर एक्सप्लेन करें, जिसमें हमने आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन का एक किया था, क्वेश्चन किया था, जिसमें हमने वन बाय वन जो है एक एक कैरेक्टर को, सटायर ऑन सोसाइटी वाला जो हमने क्वेश्चन किया था,
जिसमें हमने एक एक कैरेक्टर को लेके और उसके ऊपर सटायर और वो उसकी सारी चीजें ह्यूमरस वे में हमने बयान की थी। तो वो वाला अगर क्वेश्चन आप इसमें मोल्ड करके लिखें तो बहुत उसका अच्छा आंसर बन जाएगा। दूसरा, इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट एज कॉमेडी ऑफ मेयर मैरिमेंट, कि जस्ट प्लेजर सीकिंग एटीट्यूड के ऊपर या आर्ट फॉर आर्ट से। ऑस्कर वाइल्ड ने कहा था कि आर्ट जो है वो सिर्फ आर्ट सेक के लिए होना चाहिए, प्लेजर के लिए होना चाहिए, ना कि ये किसी मोरल लेसन के लिए या इस तरह से या कोई ट्रेजेडी शो करने के लिए होना चाहिए। तो इसलिए उसने ये कॉमेडी ऑफ मेयर मैरिमेंट लिखी थी। तो ये कॉमेडी ऑफ मेयर मैरिमेंट है जिसके अंदर हर इंसान का एक प्लेजर सीकिंग एटीट्यूड है, हर इंसान लग्जरियस लाइफ के लिए आगे जाना चाह रहा है, हर इंसान स्टेटस कॉन्शियस है, यहाँ तक कि वो जो लड़कियां जिन्होंने शादी करनी है वो कहती है नाम भी अर्नेस्ट ही होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद ये 2004 है। द प्ले द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट हैज इट्स फिलॉसफी that we should treat all the trivial things of life seriously and all the serious things of life with sincere and studies triviality। ठीक है, सारी सीरियस थिंग्स जो है वो ट्राइवियल थी और ट्राइवियल। और कल हमने टेक्स्ट के अंदर एक बड़ी मजे की बात पढ़ी थी ट्राइवियल एंड सीरियस वाला, कि जब वो स्मोकिंग का कहती है, आंट ब्रेकनल जो है, लेडी ब्रेकनल जो है, जब स्मोकिंग का पूछती है, जैक को इंक्वायर करती है पूरा का पूरा, तो वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो जस्ट एक मामूली से सवाल होते हैं और लेडी ब्रेकनल जो है वो उनको उसको उन मामूली क्वेश्चंस पे कुछ पे अप्रिशिएट कर रही होती है, यानी कि जिस पे अप्रिशिएट करना चाहिए था उस पे वो अप्रिशिएट नहीं करती और जिस पे नहीं करना चाहिए था उस पे वो अप्रिशिएट करना शुरू कर देती है। लाइक वो जो है स्मोकिंग की बात होती है तो वो कहती है स्मोकिंग इज अ गुड थिंग। मोर ओवर ग्वेंडोलिन जो है वो अपने होने वाले शोहर से क्या बात करती है, उसका उसकी ना कि वो कैरेक्टर को प्रेज करती है बल्कि वो उसकी आंखों को और जो है वो उसके नाम को, कि वो कहती है ये जो तुम्हारी आंखें और ये तुम्हारा जो नाम है अर्नेस्ट, दैट इज सो मच इंस्पायरिंग। फिर उसके बाद जो है वो जो मेल औरत है उसकी आजादी की बात करती है एट द एंड, कि भाई मैं तो किसी जैक नाम के बंदे से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि जैक जो नाम है वो तो जेन के साथ जो है वो मिलता जुलता है। और जेन जो है वो क्या है, जेन नाम के बंदे ऐसे होते हैं जो कि अपनी बीवियों के साथ बहुत एक्सट्रीम किस्म के लॉयल होते हैं, यानी कि उसके लिए लॉयलिटी होना जरूरी नहीं है बल्कि उसको एक ऐसा शोहर चाहिए जो कि उसको बस आजाद छोड़ दे ताकि वो जिससे मर्जी मिले। ठीक है, उसके बाद 2005 एंड द प्ले द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, मनी इज की टू सर्वाइवल इन द अपर रीचेस ऑफ इंग्लिश सोसाइटी, हाउ फार वुड यू एग्री? यस, मनी इज द की। मनी किस तरह से की है, देखिए जैक जो है जब शहर में आता है तो जैक को हर कोई उसके स्टेटस के हिसाब से उसके साथ बिहेव कर रहा होता है, उसको हर कोई गांव का बाशिंदा समझ के उसकी हर बात पे रिब्यूक करता है। एल्गरनॉन सबसे पहले उसको मैनरिज्म सिखाने बैठ जाता है, फिर ग्वेंडोलिन उसको मैनर सिखाती है, एट द एंड लेडी ब्रेकनल उसको मैनर सिखाना शुरू कर देती है। ठीक है, इट मीन्स कि ईच एंड एवरीवन इज स्टेटस कॉन्शियस, ऑल्दो ही हैज द मनी बट ही इज द लैंड ओनर एंड दिस एंड दैट, मतलब ये सारा कुछ था, लेकिन क्योंकि वो एक गांव का बंदा था इस वजह से उसका वो वाला स्टेटस नहीं था जो एक शहर के बंदे का होता है। और अपना स्टेटस इम्प्रूव करने के लिए और तो वो बेचारा कुछ नहीं कर सका, लेकिन उसने अपना नाम जरूर चेंज करके अर्नेस्ट रख लिया ताकि जो शहर के लोग हैं वो मेरी इज्जत करें, लेकिन एट द एंड उन्होंने उसको उसी तरह ट्रीट किया जैसे कि वो था। दूसरी चीज, मनी यहाँ पे सबसे ज्यादा रोल मनी का वैसे ओवरऑल पूरे ड्रामा के अंदर सबसे ज्यादा था, लेकिन सबसे लास्ट एक्ट के अंदर जब जो लेडी ब्रेकनल है वो ये देखती है, पहले तो प्रपोजल जब वो देख रही होती है अपनी बेटी के लिए कि ग्वेंडोलिन जो है वो जिस लड़के से शादी कर रही है, जब उसको ये पता चलता है कि उसके फादर और मदर का ही कुछ पता नहीं है, उसकी फैमिली का पता नहीं है, उसके स्टेटस का पता नहीं है, शी फाइनली रिफ्यूज द मतलब वो रिफ्यूज कर देती है कि भाई ऐसे मर्द से शादी नहीं हो सकती। एट द एंड सबसे ज्यादा मनी का रोल प्ले होता है जब वो ये देखती है, सिसिली को फुली इंक्वायर करती है और इनकार कर देती है कि सिसिली से एल्गरनॉन की शादी नहीं हो सकती, लेकिन एट द एंड जब वो ये देखती है कि उस लड़की का तो फाइनेंशियल स्टेटस ही बहुत ज्यादा है, ये सारी जायदाद इसके दादा ने इसके नाम कर दिया, 18 साल की लड़की और जो है फुल ऑफ स्टेटस, फुल ऑफ मनी, तो उसने फिर फाइनली उसका मनी देखते हुए उसने कहा नहीं भाई नहीं, इसी लड़की से मेरे जो है भतीजे की शादी होगी सिसिली के साथ। देन फाइनली वहां से अंदाजा होता है कि मनी होना कितना ज्यादा जरूरी है। द प्ले इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, मनी इज की टू सर्वाइवल इन अपर रीचेस। ठीक है, ये की टू अपर रीचेस में आपकी मनी जो है वो सर्वाइवल है। आप लोगों को थीम्स बेटा मैंने करवाई थी,
वो देख लीजिएगा। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज हमने डिस्कस कर ली है। द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ऑस्कर वाइल्ड इज अ ट्राइवियल कॉमेडी फॉर सीरियस पीपल। एक ट्राइवियल कॉमेडी है सीरियस लोगों के लिए, ठीक है, ये वही हमने जो वाइस वर्सा वाला क्वेश्चन किया था कि ट्राइवियल इनटू सीरियस एंड सीरियस इनटू ट्राइवियल वाला। उसके बाद है हाउ डज ऑस्कर वाइल्ड पोर्ट्रे फूड एज बोथ अ वेपन एंड मींस ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग वंस पावर। कैसे ऑस्कर वाइल्ड ने पोर्ट्रे किया था फूड को कि वो बहुत एक वेपन था और मींस ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग वंस पावर था। उसके अंदर जो है डिस्कस 3 एग्जांपल फ्रॉम द प्ले टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ ही यूजेस फूड। आपने 3 एग्जांपल्स देनी है फ्रॉम द प्ले कि किस तरीके से उसने फूड को यूज किया है। इसमें सबसे पहले तो आप लोग जो है कैरेक्टर ऑफ एल्गरनोन यूज करेंगे और सबसे पहले बल्कि लेन को आप बताएंगे कि लेन जो है वो सारी जो है जो शराब है वो पी जाता था, ठीक है। ही वाज सो जो है इतना ज्यादा वो ग्लटनस था और हर यहाँ पे कैरेक्टर ही ग्लटनस दिखाया गया। उसके बाद एल्गरनोन द मोस्ट ग्लटनस। आपने ये बताना है कि 3 एग्जाम्पल फ्रॉम द प्ले जो कि फूड को शो करती है। सबसे पहले तो वो इतने सारे शुरू में ही जब एल्गरनोन के घर में आता है जैक आता है तो वो बहुत सारे उसने वहां पे जो है एक खाने बनाए हुए होते हैं, सैंडविचेस, कुकम्बर सैंडविचेस होते हैं, चाय बनी हुई होती है। तो वो जब खाने लगता है तो वो एक्चुअली वो इतना सारा खाना उसने इसलिए नहीं बनवाया होता, सैंडविचेस इसलिए नहीं बनवाए होते कि गुड जेस्चर्स के तौर पे, बल्कि आंट जो है लेडी ब्रेकनल ने आना होता है, आंट ब्रेकनल ने आना होता है। इस वजह से वो जो है वो करता है कि ताकि जो है उनके सामने एक अच्छा इम्प्रेशन जो है वो कायम कर सके। दूसरा मीन ऑफ फूड जो है वो उस फूड के थ्रू जो है वो जैक के ऊपर एक इम्प्रेशन डालने की कोशिश करता है कि देखो हमारे घर में बड़ी सोफिस्टिकेटेड फूड जो है वो बनती है। तीसरे नंबर पे जब सीसिली और ग्वेंडोलन की आपस में मुलाकात होती है तो एट फर्स्ट सीसिली और ग्वेंडोलन जो है वो एक दूसरे को बड़ा पोलाइटली मिस करके और हर चीज सर्व कर रही होती हैं, बट एट द एंड जब दोनों को ये पता चलता है कि उनके दोनों के मंगेतर का नाम अर्नेस्ट है तो वो उन दोनों वो जो है फूड के जरिए ही एक दूसरे के ऊपर पार को डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करती हैं, ठीक है। ये आप लोगों की 3 एग्जांपल्स हैं जिसके जरिए वो फूड को जो है। और अच्छा नंबर 3 आपका वो जो लेडी ब्रेकनल डिनर पार्टी रखती हैं और डिनर पे वो सबको बुलाती हैं और फिर वो जब एल्गरनोन वहां से अपनी सीट चेंज करने की कोशिश करता तो वो कहती है नहीं, मैंने जहां पे जिसकी सीट रखी है वो वहीं पे होगा। और जो लेडी ब्रेकनल है अपने हस्बैंड को खाना ऊपर भेजती है बजाय इसके कि वो अपने साथ रखें। तो दैट इज द थिंग कि वो पोर्ट्रे किया है फूड एज बोथ अ वेपन एंड मींस ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग वन पार्ट। एल्गरनोन थ्रू फूड जो है अपनी पार्ट जो है किसके ऊपर शो करने की कोशिश करता है, जैक के ऊपर और बाकी घर के लोगों के ऊपर। दूसरी तरफ डिनर में आंट लेडी ब्रेकनल। और नंबर 3 जो है लास्ट सीन में हम देखते हैं कि फूड को एज मीन ऑफ डेमोन्स्ट्रेटेड पार्ट जो है सीसिली और गंडोलन का वो जो पूरा सिनेरियो होता है ना वो सारा इसी पे होता है। उसके बाद year 2009 use example drawn from play importance of being earnest to show how Algernon uses aesthetic principle to transform his life into the work of art। किस तरीके से वो aesthetic principle यूज करता है to transform his life into a work of art। एल्गरनोन का बेटा इसके अंदर पूरे का पूरा कैरेक्टर आएगा। एस्थेटिक जो है इसकी डेफिनेशन ये है कि आर्ट फॉर द आर्ट से। एल्गरनोन वो वाहिद कैरेक्टर है जो इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट के बारे में कहा जाता है कि वो ऑस्कर वाइल्ड हिमसेल्फ था। वो हर चीज में एस्थेटिक प्रिंसिपल्स में ये होता है कि आप हर चीज के अंदर जो है प्लेयर ढूंढते हैं। एल्गरनोन के जरिए नॉट ओनली फूड में प्लेयर वो ढूंढ रहा होता था, गॉसिप में प्लेयर ढूंढ रहा होता था टू ट्रांसफॉर्म हिज लाइफ इनटू द वर्क ऑफ कि किस तरीके से जो है यूज एग्जांपल ड्रॉन फ्रॉम द प्ले इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट कि आपने इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट से ऐसी एग्जांपल्स लेनी है कि कैसे एल्गरनोन जो है वो यूज करता है एस्थेटिक प्रिंसिपल्स को टू ट्रांसफॉर्म हिज लाइफ इनटू अ वर्क ऑफ आर्ट। एल्गरनोन किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करता है लाइफ को वर्क ऑफ आर्ट। अब वो वहां पे हर चीज के अंदर मजा लेने की कोशिश करता है।
यहाँ तक कि जो एनग्रेव्ड होता है, वो जो सीसीली और जैक जो है वो उसको इंक्वायर करने बैठ जाता है कि हु इज सीसीली एंड हु इज जैक। और फाइनली वो सीसीली, जैक जो है सीसीली के बारे में जब उसको बताता है तो वो इतने खूबसूरत अंदाज में उसको बता रहा होता है कि वो उसमें खो जाता है कि वो मतलब उसके अंदर एक क्रेविंग होती है कि मैं सीसीली से मिलूं। ठीक है। एंड फाइनली द क्रिएशन ऑफ द बनबरी, जो कि एल्गरनोन करता है। वो कहता है तुम जो हो ना बनबरी हो। बनबरी किसे कहते हैं? ये एल्गरनोन का अपना क्रिएटेड एक वर्ड होता है जिसमें वो कहता है कि देखो तुम बनबरी हो, यानी कि दो टू शेप्ड एक हाइपोक्रिटिकल इंसान हो जो कि दो जिंदगियां गुजार रहा है। और अपने आप को वो क्या बना लेता है? मिस्टर बनबरी बना लेता है। और गांव में जाके सॉरी, और खुद से वो एक दोस्त क्रिएट करता है जिसका नाम बनबरी होता है, कि वो एक इनवैलिड होता है। ये भी उसका वर्क ऑफ आर्ट है कि वो खुद से एक दोस्त क्रिएट करता है और आंट के साथ वो इतनी बहस करता है कि मेरा दोस्त बीमार है। उसके बाद जो है, अगर हम इन्हीं एस्थेटिक प्रिंसिपल्स को देखें, जस्ट फॉर प्लेयर सीकिंग, वो जो है बनबरी के पीछे ही वहां जाता है, लेकिन अपना नाम वहां जाके वो क्या रख लेता है? अर्नेस्ट रखता है। और अर्नेस्ट बन के वो सीसीली के साथ सारी बातें करता है। तो ये वो सारे वो चीजें थी जिसमें जो एल्गरनोन है वो एस्थेटिक प्रिंसिपल यूज करता है टू ट्रांसफॉर्म हिज लाइफ इनटू अ वर्क ऑफ आर्ट। उसके बाद व्हाट इज द रोल ऑफ वीमेन इन द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। बेटा ये सारे जो नीचे वाले हैं ना, इनकी डिस्कशन में अभी आपको जो है वो शेयर कर देती हूँ क्योंकि टाइम हमारा ओवर होने वाला है, मीटिंग भी एंड होने वाली है। अच्छा, यहाँ तक बेटा किसी का कोई क्वेश्चन?